अपने बदले हुए हालात देख देखकर बिन्नों की बार बार रुलाई फुट रही थी। देखते ही देखते क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, वो चुलबुलापन, चहचहाना, वो बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म सा हो गया था। लेकिन उसने तो न जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घर वालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखो वो यही कहता था, तेरी तो ऐश हो गई बिन्नो। अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं, राज करेगी राज अपने घर में। नानी की ये आवाज उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म वगैरह निबटते निबटते रात के 1 बज गए। थकी हारी बिन्नो इसी इंतजार में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जाकर सो जा बिन्नो, रात बहुत हो गई है। बिन्नो को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास के आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका ये सुख तो क्षणिक ही था। और फिर सवेरे तुझे जल्दी भी तो उठना है। देख, संजू के दादी दादा को सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो संजू गहरी नींद में सो चुका था। बिन्नू बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ बिन्नो, 9 बज गए। कब तक सोती रहेगी? 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे झिंझोर दिया था। अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पापा की प्यार भरी आवाज आई, जिसने एक मीठी लोरी का काम किया, और बिन्नो चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहते हुए दीदी मुस्कुराती हुई चली गई। मायके में थी तो वहां कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वो भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहा गया। अतीत की बातों को याद करते करते न जाने कब वो सो गई। आंसू ढुलक कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाजा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वो चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में बिन्नू का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में जमीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठा दी जाती। सब की सब उसे ऐसे देखती परखती थी मानो बायोलॉजी की क्लास में इकलौते कटे हुए मेंढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। बिन्नो कटे हुए मेंढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वो बिन्नो के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपये पकड़ा जाती। बिन्नो रुपये लेकर उनके पैर छूती और रुपये बगल में बैठी अपनी ननद मंजू को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद मंजू बोली, चलो भाभी, कमरे में चलकर जरा आराम कर लो। कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर जोर की आवाजें आने लगी। अरे बहन जी, माफ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतजार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया। कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई?
अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाजत के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतजार करना पड़े। बिन्नो अपने मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी की भी रोक टोक नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती थी वो सब जगह। और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की जरूरत है। तितली के पर काटे जाने पर उसे कैसी तकलीफ होती होगी, अब पता चला बिन्नो को। पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने बिन्नो का घूंघट उठाया, अपनी काएं काएं वाली आवाज में बिन्नो की सास को उमेटना शुरू कर दिया। अरे वाह संजू की मम्मी, हमको तो पता ही न था कि मुंह दिखाई में मुंह के अलावा भी कुछ देखना है। बहू को इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की क्या जरूरत थी? फिर बुआ सास की ओर मुंह करके बोली, इसे जरा कंट्रोल में रखना, ये तुम सबको उंगली पर न नचा दे। ये बात सुनकर बिन्नो बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य तो उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाजा खोला तो बुआ जी और उनके पीछे बिन्नो की सास खड़ी थी। दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे के अंदर आ गई। बिन्नो, तुम्हारे पास कोई छोटे गले का ब्लाउज नहीं है क्या? बिन्नो की बुआ सास उसकी अलमारी पर नजर मारते हुए बोली, है बुआ जी, एक वो साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आ जाओ। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नजर से संजू की मां की ओर देखा, मानो कह रही हूं कि तुम भी तो कुछ डांटो। फिर बिन्नो की सास ने आदेश दिया, और आगे से भी ध्यान रखना कि ब्लाउज छोटे गले वाली और ढकी हुई हो। सास जी बिन्नो को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गई। बिन्नो डबडबाई आंखों के धुंधलेपन में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी, मैं अपनी जीन्स स्कर्ट वगैरह भी रख लूं? शादी के समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था बिन्नो ने। जवाब नानी ने दिया था, वो लोग कह गए हैं कि तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। जैसी मंजू वैसी ही तू। मंजू तो ये सब पहनती है और वो तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया था कि दीदी की शादी में सब साड़ियां ही पहनेंगी। साड़ी पहनकर जब वो बाहर निकली थी तो सबने उसकी बहुत तारीफ की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे, देखो माँ, कितनी बड़ी लग रही है अपनी बिन्नो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिन्नो ने तुरंत जाकर शीशे में खुद को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी। पापा सही कह रहे थे, अगर वो साड़ी पहने हुए अपनी फोटो माँ की फोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी लगेंगी। फर्क सिर्फ एक ही होगा कि माँ की फोटो पर माला टंगी थी। दीदी की जयमाल के समय जब वो दीदी के साथ चलकर मंच तक आई तो बारात में आए संजू की नजर उस पर ठहर सी गई। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगा तो बिन्नो से ही। तब संजू के माँ बाप बिन्नो के घर रिश्ता लेकर आए थे। बिन्नो के पापा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, हमारे अहोभाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर अभी तो लड़की की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत छोटी है वो। मैं तो इसकी शादी 22-23 साल की उम्र में करना चाहता हूँ, पर अभी तो ये सिर्फ 17 साल की है। बिन्नो की सास ने उनकी बात काटी। हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा वो घर में आ गया, फिर ये तो बहुत बड़ी चीज है, उसकी जीवन संगिनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए अभी बड़ी लड़की की शादी करके निपटा हूं, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। एक तो सबसे छोटी और बिन माँ की बच्ची, इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, ना घर संभालना ना खाना पकाना। ये बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है। उसकी आप चिंता ना करें, संजू की मम्मी ने बीच में ही टोका।
भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर हैं हमारे घर में। इसको तो रसोई में कदम भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही साड़ी वगैरह की बात, तो जैसे हमारी मंजू वैसी ही बिन्नो। और फिर आजकल तो लड़कियां जीन्स पैंट में घूमती हैं। मंजू के जाने के बाद यही तो उसकी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था, पर उनकी एक नहीं चली। वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। जाते जाते बिन्नो की सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, बिन्नो बिल्कुल मंजू की तरह रहेगी। वो सब ढकोसला था क्या? बिन्नो को तो खुले गले का ब्लाउज पहनने से भी मना कर दिया गया। फिर वो जीन्स या स्कर्ट के सवाल तो भूल ही जाए। बिन्नो ने डबडबाई आंखों से नीली जरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकालकर पहना और नीचे आ गई। फिर वही बायोलॉजी का मेंढक और पूरी की पूरी क्लास। उस दिन फर्क सिर्फ इतना था कि क्लास में चेहरे कुछ नए थे। वो कटे मेंढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह सबके पैर छू छू कर रुपये मंजू को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या सुहाने दिन थे मायके के, और अब क्या हो गया? उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाएं, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वो जी भर के रो ले, जैसे वो छुटपन में माँ की गोद में छुप कर रोती थी। एक बार माँ की गोद में घुस गई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गई और वो अकेली हो गई। घूंघट के अंदर ही उसकी रुलाई निकल पड़ी, इसके पहले कि अगली औरत मुंह दिखाई के लिए आ पाती। बिन्नो ने जल्दी से रुमाल घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू पोंछ लिए। पास ही बैठी मंजू ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी? बिन्नो ने बहाना बना दिया, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। बिन्नो की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि मंजू बिन्नो को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर बिन्नो को बड़ी राहत मिली। मंजू ने उसका घूंघट हटाकर उसे लिटा दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने दो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगी। धीरे धीरे बिन्नो का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातों का दायरा बढ़ता गया। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, न जाने क्या क्या बातें होने लगी। वक्त का पता ही नहीं चला। न ही बिन्नो को ये ध्यान रहा कि वो अपनी ससुराल में है। अचानक बात करते करते मंजू ने चक्की ताई की नकल उतारी। ये देखकर बिन्नो का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। उसके ठहाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे तक पहुंच गए थे, जिसका पता तब चला जब बुआ जी दहाड़ी। देखो तो कैसे खीखी कर रही है मुंह फाड़ के। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी ये 1.5 बित्ते की लड़की उठा लाने को? घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। ये सुनकर बिन्नो की हंसी को तुरंत ब्रेक लग गया। उसे ध्यान आया कि वो अपने ससुराल में है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने मंजू को डांटा, क्या खीखी लगा रखी है? तुझे बिन्नो को आराम कराने के लिए भेजा था। ऐसे भी भला हंसा जाता है कि पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले। डांट तो मंजू को पड़ी थी, पर बिन्नो जानती थी कि निशाना वही थी। सास अपना कठोर चेहरा लेकर वापस चली गई। मंजू भी मां की डांट खाकर खिसक ली। बिन्नो को मायके की याद आ गई। एक दिन उसने घर भर से रूठ कर मौन व्रत धारण कर लिया था। न सिर्फ पूरा घर, बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनें भी आ गई थी, ये पूछने कि आज बिन्नो घर पर नहीं है क्या। उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी। पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा था, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज तेरी हंसी नहीं सुनाई पड़ रही। नहीं, ठीक हूं। तो फिर बेटा हंसती रहा कर। तेरी हंसी की आवाज बंद होती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहां मेरी हंसी की इतनी कद्र थी, और एक यहां अकेले कमरे में वो फूट फूट कर रोने लगी। आखिर अभी वो बच्ची ही तो थी। इतने अजनबियों के बीच किससे कहे वो अपने मन का दर्द। सभी नए लगते थे और पराए भी। संजू पर भी कितना विश्वास करे।
कहीं उसी ने मम्मी से जाकर शिकायत कर दी तो? घर पर फोन कर ये सब कहेगी तो वहां सबको तकलीफ होगी। कितनी हिम्मत बंधाकर भेजा था सबने। तू जिस घर की अमानत है उसी घर में जा रही है। उस घर में तुझे माँ मिलेगी। अब वही तेरी माँ है। ऐसी भी कहीं माँ होती है? बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ चढ़कर बातें करती थी और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। बिन्नू रोते रोते सो गई। शाम को 5 बजे आंख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू माँ, नया घर, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपनी सहेलियां, अपनी आजादी याद आने लगी। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती तो उसने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन हो रहा था कि वो बस किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने में 1 हफ्ता बाकी था। और फिर अगर वो चली भी गई तो कितने दिन रह लेगी वहां? हमेशा के लिए तो नहीं ना। कितनी अजीब बात है लड़कियों के लिए। अपने घर में वो उम्र भर पराए घर की अमानत रहती हैं और जिस घर की अमानत है वहां पराई जैसी लगती हैं। दरवाजे पर खटका सुनकर वो पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है? ठीक हूं, नपा तुला जवाब दिया बिन्नू ने। एक तो नई बहू और फिर छोटी उम्र की होने के कारण वो डरती थी कि कहीं मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे, तेरी आंखें तो सूजी हुई हैं। तू रोई थी बेटा? ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा शब्द सुनकर बिन्नू की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोकते हुए भी उसका 4 दिन का दबा हुआ उबाल उसके होठों पर आ ही गया। उसने रुंधे गले से कहा, माँ, एक बात पूछूं? पूछ। पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वो पराया धन है, पराई अमानत है। उन्हें पराए घर जाना है जो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई जिस घर की मैं अमानत थी तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं अपने मायके में सारी जिंदगी पराई अमानत रही और अब यहां भी पराई हूं। कौन सा है मेरा असली घर मां? ये सुनकर बिन्नू की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही, कुछ न बोली। शायद मां के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है या मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया। बिन्नू ने घबराकर सोचा। बिन्नू की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, यही पहनकर नीचे आ जाना। उसकी सास इतना आदेश देकर कमरे से बाहर निकल गई। इसके अलावा कुछ नहीं बोली। उनका चेहरा और कठोर हो गया था। बिन्नू के कमरे की सीढ़ी सीधी ड्राइंग रूम में उतरती थी। बिन्नू ने जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा, सारे मेहमानों की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। बिन्नू नीली जीन्स और हल्का नीला टॉप पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वो एकदम बच्ची लग रही थी। ये देखते ही सबसे पहले बुआ जी ही दहाड़ी। अरे भाभी, देखो तो अपनी लाडो। इससे पहले कि बुआ जी अपना वाक्य पूरा कर पाती, बिन्नू की सास की आवाज गूंजी। ये कपड़े मैंने ही उसे निकाल कर दिए हैं। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। पर बुआ जी कहाँ मानने वाली थी, पूरा गुबार निकालने पर उतारू थी। ये क्या गजब कर रही हो भाभी? इतने मेहमानों के सामने कुछ तो ख्याल कर लिया होता। कर लिया बहुत ख्याल। जिसने जैसा कहा मैं बिन्नों से वैसा ही कराती रही। उसका आना जाना, हंसना बोलना, पहनना ओढ़ना, सब पर अंकुश लगा दिया था आप लोगों ने। जैसा आप सबने आदेश दिया उस बेचारी ने माना। बिना चूं किए 4 दिन तक आप लोगों का ख्याल करके मन महसूस कर रही, पलटकर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बनाकर रखा उसे, पर मैं बेटी लाई थी घर में, बहू नहीं। अगर आप सबके बहू के अरमान अभी भी बाकी हैं तो मैं अभी जिंदा हूं। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं या अपने अपने घर में अपनी अपनी बहुओं पर निकाल लें। मैं हूं आपकी बहू, ये नहीं। ये मेरी बहू है और इस घर में मैं अपने अरमान निकालूंगी।
जैसे चाहूंगी वैसे रखूंगी। और मैं सबके सामने ये ऐलान करती हूँ कि ये मंजू की तरह आई है और मंजू की तरह ही रहेगी, बहू की तरह नहीं। बिन्नो इस घर की अमानत थी और अब अपने घर में आ गई है। पूरी बात एक ही सांस में कही गई थी। सब सहम गए थे। किसी के मुंह से कोई भी बोल नहीं फूट रहे थे और बिन्नो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो समझ गई थी कि 4 दिनों से सासू माँ की कठोरता मेहमानों के व्यवहार के लिए थी, उसके लिए नहीं। वो दौड़कर उनसे लिपट गई।